नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार। उसके आने की तारीख तय थी, उसके स्वागत के लिए पुलिस भी तैयार थी, लेकिन ऐन वक्त पर उसने अपनी चाल चली और यूपी का सबसे बदनाम डॉन को एक बार फिर यूपी वापस लाने का प्लान नाकाम हो गया। जी हां, आपका शक सही है। यहां इसी शक से यानी मुख्तार अंसारी की कहानी है, जो किसी के लिए रॉबिन हुड है और कईयों का कातिल भी है। यूपी के सबसे बड़े बाहुबली बनने की मुख्तार की कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कैसे यूपी आने से कुख्यात डॉन मुख्तार अंसारी एक बार फिर यूपी आने से बच गया और उसका असर क्या हुआ, यह भी जानिए। तारीख थी 10 जनवरी 2021। दिन था रविवार का। जगह थी रोपड़ जेल, पंजाब। जेल में मुलाकात का वक्त पहले से तय था। मुलाकात के लिए जेल से जरूरी इजाजत भी ली जा चुकी थी। यह मुलाकात थी यूपी के गाजीपुर पुलिस की कुख्यात अपराधी मुख्तार अंसारी से। पहले से तय हो चुकी इस मुलाकात का मकसद था यूपी के गुनहगार मुख्तार अंसारी को वापस उत्तर प्रदेश लेकर आना। लेकिन इससे पहले कि गाजीपुर पुलिस के हाथ मुख्तार के गिरेबान तक पहुंचते, उसके गिरेबान ने एक और शर्मनाक चाल चल दी। कहने का अर्थ यह है कि ये पहली बार नहीं है जब यूपी पुलिस पंजाब जेल उसको लाने के लिए गई थी। एक बार फिर पंजाब जेल से बेरंग यूपी पुलिस लौटी है और इस बार भी पंजाब जेल प्रशासन ने यह बताया है कि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुख्तार अंसारी को यूपी नहीं भेजा जा सकता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूपी की गाजीपुर पुलिस पंजाब जेल गई थी मुख्तार अंसारी को लाने के लिए, लेकिन पंजाब जेल प्रशासन ने साफ मना कर दिया कि मेडिकल ग्राउंड के आधार पर मुख्तार अंसारी को यूपी नहीं भेजा जा सकता है। प्लान तो पूरा हो चुका था, लेकिन कानून दाव पेच के आधार पर पंजाब पुलिस ने एक बार फिर मुख्तार को वापस यूपी लाने के उस आदेश को अनदेखा कर दिया। मुख्तार को वापस लेकर आने वाली पुलिस को दलील ये दी जाती है कि मुख्तार अभी बीमार है और इस बीमारी की वजह से वो लंबा सफर नहीं कर सकता, लिहाजा पुलिस को खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े अपराध को अंजाम देने वाला कुख्यात डॉन मुख्तार पंजाब की रोपड़ जेल में रंगदारी के मामले में बंद है, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद अब उसको यूपी लाने की तैयारी पर जब पंजाब की पुलिस ने बहाने बनाने शुरू कर दिए, तो सवाल ये उठने लगा कि मुख्तार को बचाने के पीछे किसी बड़े षड्यंत्र का हाथ है। यह प्रश्न बार बार उठ रहा है कि जब उत्तर प्रदेश के कोर्ट्स के द्वारा मुख्तार अंसारी को उनके न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए आदेश भेजा जा रहा है, तो उसकी अवहेलना किस आधार पर पंजाब के जेल के पुलिस अधिकारी, जेल सुपरिंटेंडेंट, जेलर, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को आधार बनाकर किन कारणों से नहीं भेज रहे हैं। बड़ा स्पष्ट है कि इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संरक्षण पंजाब में है, जिसके कारण उसको वहां पर बचाया जा रहा है। जाहिर है, एक बार जब षड्यंत्र की बात आती है तो राजनीति के गलियारों में भी गर्मी बढ़ जाया करती है और मुख्तार अंसारी का मामला भी इससे अछूता नहीं रह सकता। इस बार भी षड्यंत्र और राजनीति की भट्टी में पहुंचे मुख्तार के केस ने जब धीरे धीरे पकना शुरू किया, तो उसकी आंच में कई बड़े बड़े राजनीतिक नामों की सुगंध भी आने लगी। मुझे पता चला मीडिया के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश सरकार ने याचिका दायर की थी कि मुख्तार को जेल से पंजाब जेल से लिया जाए और नोटिस लेकर के
गाजीपुर पुलिस गई थी। वहाँ के अधिकारियों ने इसको स्वीकार नहीं किया। वहाँ की जो सरकार है कांग्रेस की और प्रियंका गांधी जी से मैं निवेदन करना चाह रही हूँ, वहाँ की सरकार से मैं निवेदन करना चाह रही हूँ, ऐसे खुखार अपराधियों को बचाने की कोशिश न किया जाए, उनको वहाँ से भेजा जाए कि जो न्यायालय में जो चल रहा है केस मुकदमा उसमें न्याय मिले। ये अलका राय हैं, कृष्णानंद राय की पत्नी। वही कृष्णानंद राय जिनकी हत्या मुख्तार अंसारी ने खुलेआम AK-47 की गोलियों से भून कर दी थी। लेकिन अब जब योगी सरकार में मुख्तार को घेरने के लिए जाल बिछाया जा रहा है तो किसी शातिर मछली की तरह मुख्तार हर बार झांसा देकर निकलने में कामयाब हो रहा है। इस बीच अब जब बात पंजाब की कांग्रेस सरकार पर आई, नाम प्रियंका गांधी का भी उछला, तो कांग्रेस इस मुद्दे पर बैकफुट पर जाने के लिए मजबूर हो गई। देखिए, इसमें कांग्रेस की सरकार का कोई लेना देना नहीं है, पंजाब का, ना कांग्रेस का कोई लेना देना है। ये कानूनी मामला है। वहाँ पर मेडिकल ग्राउंड पर रोपड़ जेल के जेल सुपरिटेंडेंट ने बताया कि हम इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर देंगे। आखिर इसमें राजनीतिक बयानबाजी तो भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से हो रही है। माननीय विधायक है अलका राय जी, उनके पति की दुखद हत्या हुई, इसका अफसोस है सबको, पूरे प्रदेश को अफसोस रहा है। लेकिन वह पूरी तरीके से ये उन्होंने दूसरा पत्र श्रीमती प्रियंका गांधी जी को लिख दिया, जो जिसके लिए उनको अदालत की शरण में जाना चाहिए था, उसके लिए वो हमारे यहाँ पत्र लिख रही हैं। ये तो राजनीतिक दांवपेच वो भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं शुरू किया है। इसमें कांग्रेस का न कल कोई लेना देना था, न आज कोई लेना देना। इधर मुख्तार अंसारी के मामले ने तूल पकड़ना शुरू किया कि कांग्रेस बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। जुबानी वार तो दोनों तरफ से हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कुछ ऐसा कह दिया जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत बेचैन है कि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश जल्दी से जल्दी लाया जाए। बेचैनी जायज भी है, क्योंकि विकास दुबे का मकान गिरने के बाद, उनका एनकाउंटर होने के बाद सवाल उठ गए, तो सवालों को बंद करना है, एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, सरकार अगर उत्तर प्रदेश की इतनी बेचैन है तो मोदी जी को भी बेचैन होना चाहिए था, क्योंकि इस देश से, इस देश की जनता का, आपका, मेरा, सबका पैसा लेके इस देश से नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या और पता नहीं कितने सारे सैकड़ों लोग इस देश से पैसा लेके चले गए। देश के प्रधानमंत्री जी ने वादा किया कि हम इन सबको पकड़ के लाएंगे, लेकिन उसकी बेचैनी ना इस सरकार में दिखती है और ना ही मीडिया वालों को दिखती है। तो सुनिए आपने मनोज यादव की बातें। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव मामले को नीरव मोदी और विजय माल्या तक लेकर चले गए। मुख्तार जैसे कुख्यात की वापसी उनको खलने लगी। क्या योगी, क्या मोदी, क्या अमेरिका, क्या ब्रिटेन, सबको एक ही तराजू में तोल दिया। लेकिन राजनीतिक मापदंड के बीच मनोज यादव की जुबान से मुख्तार के लिए कुछ फूल ही झड़ने लगे। मुख्तार अंसारी भारतीय संविधान के दायरे में आने वाले पंजाब प्रांत के रोपड़ जिलों में निरुद्ध हैं। वो नीरव मोदी के साथ स्विट्जरलैंड में, इंग्लैंड में या इस तरह के तमाम सारी विलासतापूर्ण जीवन करने वाले देशों में कोई अपना जीवन नहीं जी रहे हैं। क्यों इतनी बेचैनी है, इस सरकार को जवाब देना चाहिए। तो मनोज यादव को लगता है कि पंजाब की रोपड़ में जेल में छिपे मुख्तार अंसारी के साथ इंसाफ हो गया। इनके हिसाब से यूपी के इस गुनहगार को पंजाब में रंगदारी की सजा भर देकर छोड़ दिया जाना चाहिए। इनको फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि इसी मुख्तार ने पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की हत्या AK-47 से भूनकर कर दी थी। इस मुख्तार पर ना जाने कितनों के घर उजाड़ने का आरोप है। कैसे मान ले, मनोज यादव जो कहते हैं वही सही है, क्योंकि कोर्ट तो मुख्तार अंसारी को वापस यूपी में ही बुलाना चाहता है, और ना ही मनोज यादव को इस बात से फर्क पड़ता है कि शायद यूपी सरकार पूरे जोर शोर से अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रही है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, निर्देश पर उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा माफियाओं के खिलाफ चलाया जा रहा है, उससे भयभीत होकर ये वहां से नहीं आना चाहता है, और इसी वजह से कोर्ट्स के द्वारा निर्गत
निर्देशों की भी अवहेलना की जा रही है। यह बड़ा खुशी का विषय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसका संज्ञान लिया गया है। वह ऐसे जेल अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए जो कि सक्षम न्यायालय के आदेशों की स्पष्ट रूप से अवहेलना कर रहे हैं। पंजाब की रोपड़ जेल में बैठे मुख्तार अंसारी तक अब भले ही यूपी के पुलिस के हाथ एक बार फिर पहुंचते पहुंचते रह गए, लेकिन मुख्तार अंसारी के गुनाहों की फहरिस्त इतनी लंबी चौड़ी है कि वो लाख कोशिश कर ले तो भी अपने गिरेबान को पुलिस के हाथों से बचा नहीं पाएगा। जनपद गाजीपुर में इनके विरुद्ध लगभग 39-40 अभियोग हत्या, अपहरण आदि के पंजीकृत हैं और गैंगस्टर एक्ट के तहत इनकी परिसंपत्ति इनके परिजनों के नाम और इनके नाम और गैंग के सदस्यों के नाम जो थी वो जब्त की गई थी, जिस पर पुनः कब्जा हासिल करने के बाद उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था और उसके बाद उसको पुनः वापस किया गया और पुनः कब्जा करने का इलीगल ट्रेसपास का अभियोग पंजीकृत वर्ष 2019 में किया गया था और वर्ष 2020 में उन अभियोगों के आधार पर इनके साले और वाइफ और लड़के के विरुद्ध जो है अभियोग पंजीकृत किया गया है और गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। गैंगस्टर एक्ट की ऑनरेबल कोर्ट ने NBW भी इशू किया है। तो सुना आपने, मुख्तार के गुनाहों की कलई महज खुलना शुरू हुई। गैंगस्टर से लेकर अपहरण तक, फर्जी लाइसेंस पर हथियार बनाने से लेकर हत्या तक, शायद ही कोई ऐसा गंभीर अपराध होगा जिसमें मुख्तार का नाम ना आया हो। आज पंजाब की रोपड़ जेल में बैठे मुख्तार ने यूपी तक अपने तार फैला रखे हैं। इन तारों को काटने के लिए योगी सरकार ने तैयारियां कर रखी हैं, लेकिन कब तक बचेगा मुख्तार? क्योंकि योगी सरकार की लिस्ट में, अपराधियों की फहरिस्त में मुख्तार का नाम अब अव्वल दर्जे पर है। विगत जितने वर्षों से के सहयोगियों ने जो इस पर कब्जा जमा रखा था सरकारी संपत्ति पर, उसमें आगे की कार्रवाई जिलाधिकारी गाजीपुर के द्वारा की जा रही है और ऐसी ऑल डिपार्टमेंट्स की मीटिंग करके ऐसी परिसंपत्तियाँ जिसपे केवल यही नहीं, जितने भी यहाँ पे आपराधिक गैंग हैं और आपराधिक माफिया हैं, उन लोगों ने अगर सार्वजनिक संपत्ति पे इलीगल तरीके से कब्जा कर रखा है कहीं भी, तो उसको चिन्हित करने की कार्रवाई की जा रही है और उसमें जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कुछ लोगों ने आपराधिक पृष्ठभूमि के होने के बावजूद भी शस्त्रों का लाइसेंस यहाँ पे हासिल कर लिया गया था, तो शासन के निर्देश पे इसमें एग्जामिनेशन किया जा रहा है और ऐसे सभी लोग जो आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, जिन्होंने लाइसेंस अर्जित किया है, न केवल उनके लाइसेंस को जमा करके जब्तीकरण की कार्रवाई प्रचलित है, बल्कि उनके विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत वायलेशन के अभियोग भी पंजीकृत किए जाएंगे। यानी मुख्तार ही नहीं, मुख्तार के रहमो करम पर पलने वाले उसके गुर्गों की अब खैर नहीं। पंजाब की जेल में बैठा मुख्तार अगर ये सोचता है कि किसी सरकार के हाथ रखने से वो अपने गुनाहों से बच जाएगा, तो ये उसका भ्रम है, क्योंकि अब मुख्तार के खिलाफ यूपी सरकार का अभियान वक्त दर वक्त तेज हो रहा है और भले ही मुख्तार कितनी भी कोशिश कर ले वो इससे बच नहीं सकता। आपको बता दें, खुफिया एजेंसियों के आधार पे मुख्तार की पत्नी, बेटे भी पंजाब में छिपे बैठे हैं। अगली डेट सुप्रीम कोर्ट में मुख्तार अंसारी के खिलाफ 22 जनवरी तय की गई है। देखना यह दिलचस्प होगा कि मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस किस तरीके से यूपी लाती है। कैमरामैन सौरभ श्रीवास्तव के साथ नंदन श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज, लखनऊ। तो मुख्तार का जेल के साथ बहुत गहरा नाता रहा है और बीते लगभग 15 साल से मुख्तार अंसारी सलाखों के पीछे है। लेकिन मुख्तार चाहे सलाखों के पीछे हो या फिर सलाखों से बाहर, दोनों ही जगह से मुख्तार अपने काले कारनामों को अंजाम देता रहा है। जी हां, सलाखों के पीछे भी मुख्तार ऐशो आराम की जिंदगी गुजारता रहा। चलिए दिखाते हैं आपको जुर्म की दुनिया में कदम रखने से लेकर अब तक कैसा था मुख्तार का आपराधिक सफर।
तब वो क्रिकेट खेलता था, तब वो स्कूल में पढ़ता था, तब वो बंदूकों से नहीं बैट से खेलता था। यह तस्वीर गवाह है कि जब कोई गैंगस्टर बाहुबली नेता बनता है तो इतना बेखौफ हो जाता है कि समाज और कानून व्यवस्था के लिए नासूर बन जाता है। ये बात तब की है जब उस शख्स का नाम गैंगस्टर की हिट लिस्ट से दूर क्रिकेटर की लिस्ट में हुआ करता था। तब उसके हाथों में बंदूक नहीं, बैट और बॉल हुआ करती थी। लेकिन एक छोटी सी घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया, जिसके बाद से वो शख्स गुनाहों की दुनिया का बादशाह बन गया और उसका नाम दूर दूर तक सुनाई देने लगा, और वो नाम था मुख्तार अंसारी। जैसा कि इन तस्वीरों में नजर आ रहा है कि इस बाहुबली का जेल से बहुत गहरा रिश्ता है। यूपी समेत देश के कई राज्यों में जगह बदल बदल कर गैंगस्टर मुख्तार को रखा जाता रहा है। जेल की सलाखों के पीछे मुख्तार पूरी ऐशो आराम की जिंदगी जीता रहा। अपने रसूख और खौफ से जेल के अंदर उसे हर चीज मुहैया हो जाती, चाहे फिर बात मोबाइल फोन की हो या फिर लजीज खाने की। हर तरह की चीज मुख्तार तक बिना कहे ही पहुंच जाती थी। लेकिन जेल की दुनिया से पहले मुख्तार अंसारी जब आम जिंदगी जीता था, तब मुख्तार का भाई अफजाल अंसारी मोहम्मदाबाद सीट से कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक था और पिता नगर पंचायत के चेयरमैन, जिसकी धौंस में मुख्तार को लगा कि अगर वो कोई गुनाह भी कर दे तो उसे उसका भाई और पिता कानून की नजर से बचा लेंगे। इसी गफलत में मुख्तार ने सचिनानंद राय को उसी के गांव में गोलियों से छलनी कर दिया। अपने इलाके के दबंग सचिनानंद राय की हत्या में दो लोगों ने मुख्तार की मदद की थी, साधु सिंह और मखलू सिंह। इन दोनों बदमाशों ने मुख्तार के हौसले देखकर उस पर हाथ रख दिया। मुख्तार अंसारी के कद और बड़ी बड़ी मूंछों से लोग दूर से ही पहचान लेते थे, जिसके बाद दोनों मुख्तार के गुरु बन गए। मुख्तार अपनी हर तकलीफ में साधु सिंह और मखलू सिंह से मदद लिया करता था। मुख्तार ने खौफ की दुनिया में अपने गुरु साधु और मखलू के कहने पर रणजीत सिंह की हत्या की सुपारी ले ली। रणजीत सिंह अपने आपराधिक गुरुओं का दुश्मन था। बचपन से बॉल से सटीक निशाना लगाकर विकेट को उड़ाने वाले मुख्तार ने यहाँ भी बंदूक से सटीक निशाना लगाया और उसे मौत के घाट उतार दिया। लेकिन जैसा कि माफियाओं के मामलों में अक्सर होता है, पुलिस को इस हत्याकांड में मुख्तार के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। गैंगस्टर ब्रिजेश सिंह और मुख्तार अंसारी का अपराध की दुनिया में उदय लगभग एक साथ हुआ था। दोनों अलग अलग गुट से थे, इसलिए टकराव और उस टकराव में बेहिसाब शूटआउट भी आम बात थी। मुख्तार और ब्रिजेश के बीच दुश्मनी गहराती जा रही थी, क्योंकि इस दुश्मनी की बुनियाद कई हत्याओं से शुरू हुई थी, जिसके बाद मुख्तार के ऊपर एक के बाद एक केसों की बाढ़ आती चली गई। मुख्तार अपने सामने आने वाले हर शख्स को अपने रास्ते से हटाता चला गया, लेकिन गैंगस्टर ब्रिजेश सिंह की दुश्मनी मुख्तार को काफी महंगी पड़ी। ब्रिजेश सिंह लगातार मुख्तार के गुर्गों को मौत के घाट उतारता रहा। दोनों तरफ से आए दिन गैंगवार होने लगा, जिसके बाद मुख्तार ने 2005 में गाजीपुर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जब से मुख्तार जेल में ही बंद है, लेकिन जेल के अंदर से ही मुख्तार अपने सभी कामों को अंजाम देता रहा। मुख्तार अंसारी की हत्या के लिए ब्रिजेश सिंह ने लंबू शर्मा को 6 करोड़ रुपए की सुपारी दी थी, लेकिन वो अपने इस काम में सफल नहीं हो पाया। इसका खुलासा साल 2014 में लंबू शर्मा की गिरफ्तारी के बाद हुआ, जिसके बाद से जेल में अंसारी की सुरक्षा बढ़ा दी गई। अब मुख्तार पर छिड़े संग्राम ने एक बार फिर मुख्तार को सुर्खियों में ला दिया, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है। फिर चाहे मुख्तार हो या फिर जुर्म की दुनिया में सबसे ऊंचे तख्त पर बैठा कोई शहंशाह ही क्यों ना हो, अंजाम सबका एक ही होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।